नमस्कार मित्रों। मैंने पहले आपको बताया था कि एक वीडियो में 2-3 दिन पहले कि जो राजनीतिक चिंतन है उसका अध्ययन कैसे किया जाए। और मैंने उसमें कहा था कि भाई 100 टॉपिक्स हैं, 100 टॉपिक्स करीब, जिनमें आपको राजनीतिक चिंतन को हम डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि 100 से ज़्यादा भी है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि राजनीतिक चिंतन में भी आते हैं और कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में भी आते हैं। और जैसे पॉलिटिकल सिस्टम है, अब राजनीतिक व्यवस्था किस में लेंगे आप? राजनीतिक सिद्धांत में लेंगे या कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में लेंगे? ऐसे कुछ इश्यूज हैं जो बाउंड्री लाइन पर है, जो दोनों जगह काम में आते हैं। उनको हम छोड़ भी दें तो भी मैं अपने अध्ययन के आधार पर ये कहना चाहूँगा कि कोई भी एग्जाम दे रहे हो पॉलिटिकल साइंस का, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर का हो, चाहे आईएएस का हो, चाहे किसी भी प्रकार के पॉलिटिकल साइंस से संबंधित अगर लेक्चरर है, कोई भी परीक्षा है, तो उसमें राजनीति विज्ञान का एक बड़ा पोर्शन है राजनीतिक चिंतन, जो जिसमें मैं सारी बातें सम्मिलित करता हूँ। 4 भागों में विभक्त करते हैं। 3 भाग मुख्य हैं। एक तो राजनीतिक विचारक, एक है राजनीतिक विचारधाराएं या इज्म जिसे कह सकते हैं, एक है राजनीतिक अवधारणाएं। ये 3 तो मेजर भाग है राजनीतिक चिंतन के। चौथा भाग है वो थोड़ा सैद्धांतिक है, हल्का सा, राजनीतिक चिंतन क्या होता है, राजनीतिक दर्शन क्या होता है, या राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा कैसे करेंगे, वो एक छोटा सा पोर्शन है अलग से, सब्सिडरी जिसे हम कह सकते हैं। ये जो 3 पोर्शन है, राजनीतिक विचारक, राजनीतिक अवधारणाएं और राजनीतिक वाद या राजनीतिक विचारधाराएं, ये देखिए आप। राजनीतिक विचारक, राजनीतिक धाराएं और राजनीतिक मोटे मोटे ये 3 बता सकते हैं। इसमें राजनीतिक विचारक को मैंने 3 भागों में विभक्त किया है। एक तो विचारक है ही, दूसरे हैं सिद्धांतकर्ता, और तीसरे है विद्वान, जिसे हम कहते हैं स्कॉलर्स। ये मैंने अपनी तरफ से विभाजित किया इनको। देखिए क्या है कि राजनीति के बारे में चिंतन बहुत से लोगों ने किया है, उनमें कुछ का स्तर तो इतना हो गया कि उन्हें वो राजनीतिक विचारक मानते हैं। उसमें से भी कुछ अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पे दार्शनिक अलग होंगे, जो सबसे एक्सक्लूसिव होंगे, पॉलिटिकल फिलोसोफर, वो बहुत कम है, उनकी संख्या सबसे कम होगी। फिर पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जो एक बड़ा ब्रॉड एरिया है, जिसमें सारी किताबें हम पढ़ते हैं पश्चिमी राजनीतिक विचारक के नाम से, जो प्लेटो से लेकर के मार्क्स तक पहले पढ़ते थे हम। अब पिछले 100 वर्षों में, 150 वर्षों में कुछ और विचारक भी उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो एक तो है राजनीतिक विचारक। कौन होते हैं? जिन्होंने राजनीति के बारे में पुस्तकें लिखी है, उन पुस्तकों का में कोई नई बात कही गई है, राजनीति के विश्लेषण करके कोई नई अवधारणा दी गई है, कोई नया तरीका बताया गया है, कोई नई प्रकार की आदर्श राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना की गई है। तो नए प्रकार से एक यूनिक कंट्रीब्यूशन जिसे कहा जाता है, वो अगर किसी ने दिया है, पहली बात, और उसको एक्नोलेज किया गया है बाकी के द्वारा, मतलब इट इज नॉट सिंपल दैट यू गिव समथिंग यूनिक, बट इट शुड बी एक्नोलेज्ड बाय अदर्स। यानी कोई स्वीकार ही नहीं करे तो फिर उसका क्या मतलब है? जैसे गांधी जी बड़े नेता थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के, कैसे? खुद तो थे वो नेता, लेकिन जिसके खिलाफ नेतागिरी कर रहे थे, जिससे विरोध कर रहे थे, उसने भी तो रिकॉग्नाइज किया। ब्रिटिशर्स हमेशा उन्हीं को क्यों बात करते थे? महात्मा गांधी से ही, क्योंकि वो जानते थे कि इससे अगर बात करी तो इसके पीछे बहुत शक्ति है, इसलिए इसी से बात करनी चाहिए। तो रिकॉग्निशन बाय अपोनेंट्स, रिकॉग्निशन बाय अदर्स ऑफ द फील्ड, that gives you permanent status within that field.
तो राजनीतिक विचारक वो है मेरे निगाह में जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है पॉलिटिक्स का पढ़ने में, जिन्होंने पुस्तकें लिखी है और जिन्होंने नए विचार दिए हैं, कुछ नई खोज की है, और उस विचारकों को उसके आने वाले जो बाद में लोग थे उन्होंने उसको स्वीकार किया है, उसके कंटेम्प्रेरी या उसके बाद वाले। वो जब भी कुछ नया लिखते हैं तो उसकी बात करते हैं। जैसे प्लेटो है, प्लेटो को राजनीतिक विचारक माना जाता है। क्यों? क्योंकि प्लेटो से लेके अब तक जितने विचारक हुए हैं वो कहीं ना कहीं प्लेटो को रेफर करेंगे पॉलिटिक्स के बारे में, उसकी आलोचना करेंगे, उसमें संशोधन प्रस्तुत करेंगे, उसकी इररिलेवेंस बताएंगे, लेकिन उसको टच करेंगे, इग्नोर नहीं कर सकते। ये खूबी है एक विचारक की, यू कांट इग्नोर ए थिंकर इन योर पर्टिकुलर फील्ड। आज उदारवाद का जमाना है, आज उदारवाद की कोई भी बात करेगा थ्योरी की तो जॉन रॉल्स को इग्नोर नहीं कर सकता, उसको लिखना पड़ेगा कि जॉन रॉल्स ने ये सही किया था, ये गलत किया था, ये यहाँ पर संशोधन करना जरूरी था, ये उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं थी, बट ही कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो इसलिए पहली श्रेणी है वो है राजनीतिक विचारकों, ठीक है। इससे थोड़े कमतर हैं दूसरे जो उस राजनीति के बारे में जिन्होंने विचार किए, लेकिन उनके विचार इतने समृद्ध नहीं थे कि आने वाली पीढ़ियां उनको विचारक माने या एकेडमिक वर्ल्ड में उनको विचारक की श्रेणी दी जाए। कुछ लोग दे देते हैं उनको विचारक की श्रेणी, लेकिन सभी देते हुए ऐसा जरूरी नहीं। उन्होंने एक कंट्रीब्यूशन किया है बहुत बड़ा, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर फील्ड का है, उस फील्ड के अंतर्गत उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कई जगह पर उनको विचारक के रूप में पढ़ाया भी जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन वो उस मेजर जो जिसे कहते हैं मेन स्ट्रीम थॉट अगर आप पढ़ना चाहे, और जैसे मैंने बताया था कि मैं कोई इसमें 25 हैं, अब 25 को इतने हजारों लोगों में से ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने ढूंढ के कोशिश की है कि भाई ये 25 विचारक आपको आने चाहिए, चाहे आप कोई सी भी किताब, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, उसमें लिखे हुए नाम हो या नहीं हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कहीं पर 25 में से 15 ही है नाम, कहीं पर 25 में से 10 हैं, कहीं में से 25 में से 18 हैं, कहीं में से 25 के अलावा भी एक दो, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है, पता नहीं कैसे जोड़ दिए गए। ये 25 लोग वो हैं जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल थॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अब 25 ढूंढना बड़ा मुश्किल है, बहुत से लोग हैं। तो फर्स्ट श्रेणी में तो 25 हो गए जो मैंने बताया आपको क्राइटेरिया, कि जिनके बारे में उनके सहयोगी, उनके समय के लोग, विचारक, और बाद में आने वाली पीढ़ियां जिनको विचारक के रूप में स्वीकार करती है। सेकंड है सिद्धांतकर्ता, पॉलिटिकल थियरिस्ट। उन्होंने कुछ थियरी बनाई है, कुछ विचार दिए हैं, और इतने महत्वपूर्ण है कि उनको एक्नॉलेज करना जरूरी है। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, I.C. बर्लिन, आप लोगों ने नाम सुना है I.C. बर्लिन का। लिबर्टी की जब बात आएगी तो जॉन स्टुअर्ट मिल से अगर शुरू करें तो बाद में बर्लिन का नाम लेना जरूरी है, क्योंकि बर्लिन ने बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन किया है, स्वतंत्रता के बारे में विचार दिए हैं अपने, और आपको पढ़ना जरूरी है। ऐसे एक विचारक है दूसरा, जिसे हम कह सकते हैं हेयक। फ्रेडरिक हेयक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी जिसकी किताब थी, और जो मैंने बताया था शायद कि मार्गरेट थैचर जिस किताब को लेकर पार्लियामेंट में घुसती थी, जब उसको नेता बनाया गया था कंजर्वेटिव पार्टी का, तो उससे पूछा गया था आपके विचार बताइए, तो उसने पार्टी की मीटिंग में कहा कि ये किताब निकाली और किताब टेबल पर रख के कहा ये है मेरे विचार, इसको मैं इंप्लीमेंट करूंगी। किसकी किताब थी? फ्रेडरिक हेयक की। तो अगर आप न्यू लिबरलिज्म पढ़ना चाहते हैं, न उदारवाद, तो फ्रेडरिक हेयक के बिना नहीं पढ़ा जा सकता। तो ये वो लोग हैं, ये थिंकर नहीं है। किस स्तर के? प्लेटो के स्तर के, क्योंकि उन्होंने कोई बहुत बड़ा एक विचार नहीं दिया लॉजिकल, पर उन्होंने एक पर्टिकुलर बात बताई है जो महत्वपूर्ण है। एक उस हिस्टोरिकल फेज जिसे कहा जाता है, ऐतिहासिक जो समय था उसमें एक नई बात बताई है, तो इनको कहा जाता है सिद्धांतकर्ता। तीसरे जो है वो मैं मानता हूं विद्वान, स्कॉलर्स। स्कॉलर्स कौन से होते हैं? जो विद्वान नहीं बन पाए, बहुत बड़े इसे कह सकते हैं कि जिन्होंने काम बहुत ज्यादा नहीं किया हो, थियरीज नहीं बनाई हो, या बनाई हो तो पॉलिटिकल साइंस में जिनका महत्व इतना नहीं है कि उन्होंने कोई थियरी बनाई हो। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको,
इसमें मैं इंक्लूड करता हूं ब्लैक स्टोन। विलियम ब्लैक स्टोन नाम सुना आप लोगों ने? इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि लिखा हुआ नहीं है, उस पर सबसे पहले कमेंट्री जिसने की थी वो था विलियम ब्लैक स्टोन, जिसकी किताब आज भी महत्वपूर्ण मानी। यानी पहला व्यक्ति है जिसने इंग्लैंड के इतिहास में इंग्लैंड में शासन कैसे चलता है कानून के माध्यम से, उस पर बहुत बड़े रिसर्च करके कमेंट्रीज ऑन इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। और जो आज भी जिस पर कमेंट किए जाते हैं, उसने पहली बार कॉमन लॉ क्या होता है इसको परिभाषित किया, जो कि इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन का एक सोर्स माना जाता है। तो ये क्या है? विद्वान है। ऐसे बहुत से विद्वान है इनको आप जानते हैं, जिन्होंने कुछ न कुछ नई बात कही है। जैसे आज के जमाने में कहें कि जकारिया, फरीद जकारिया, मैं मानता हूँ बहुत बड़ा विद्वान है पॉलिटिकल साइंस का। उसने लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी में क्या संबंध है इसके बारे में बहुत अच्छी किताब लिखी, पोस्ट लिबरल डेमोक्रेसी। और भी लिख रहे हैं, बहुत सारी बातें लिखी, बहुत सी किताबें आती रहती है उसकी। तो वो उसको मैं मानता हूँ, ही इज ए वेरी गुड स्कॉलर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल थियरी बेसिकली ऐसे ब्लैक स्टोन। तो 3 कैटेगरीज मैंने बनाई है, सब में 25-25 तो है ही कम से कम, 75 तो यही हो गए ऐसे माने। लेकिन जब ब्रॉडली बात करेंगे तो मानेंगे 25 में इसकी बात कर रहा हूँ कोर्स के हिसाब से। ये बाकी 25 है, आपको मैं ये भी बताऊंगा, एक एक पूरा लेक्चर इन पे तो मैं करूंगा। पहले तो जनरल लेक्चर होंगे, फिर एक एक पर स्पेसिफिक लेक्चर दूंगा। तो ये 75 लेक्चर तो यही हो जाएंगे स्पेसिफिक। जैसे ब्लैक स्टोन पे पूरा मैं आधे घंटे पौन घंटे बोलूंगा कि ब्लैक स्टोन का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, या फरीद जकारिया पर पौन घंटे बोलूंगा, कौन है फरीद जकारिया, क्यों महत्वपूर्ण है। आज भी आप वीडियो देखें जीपीएस पे उसके हर वीकली उसका आता है प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम आता है, आपको देखना चाहिए पॉलिटिकल साइंस वालों को, फरीद जकारिया का। तो ये पहली बात कि हम जब राजनीतिक चिंतन की बात करते हैं तो उसमें राजनीतिक विचारक, राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक अवधारणा 3 भागों में विभक्त करते हैं। चौथा और है, वो बहुत छोटा पार्ट है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। इन तीनों में कम से कम 25-25 लेक्चर्स आपके हुए, मतलब 25-25 75 तो यही हो गए। और इसके अलावा और दूसरे हैं जो अलग देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये 100 करीब हो जाएंगे, 25 और मिला के 100 के करीब हो जाएंगे। 3 तो यही हो गए 75, प्लस ये बाकी जो के 2 है, इन दोनों को मिला के 25 और हो ही सकते बड़े आप। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर है जिसे मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिसके अंतर्गत हम लोगों को अध्ययन करना चाहिए, चाहे आप कोई सा भी परीक्षा दे रहे हो तो। अब ये 25 विचारक अगर हम लेते हैं तो कौन कौन से हैं ये 25 विचारक, इसको देखते हैं उसके आगे कि वो कौन कौन से विचारक हैं जिनको हम लेना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग। सबसे पहला विचारक है प्लेटो। प्लेटो से पहले कोई राजनीतिक विचारक स्थापित नहीं है जिसे स्वीकार किया जाता हो। दार्शनिक तो हैं, सुकरात है, सोफिस्ट है बहुत सारे, पाइथागोरस है, बहुत से दार्शनिक है, हेराक्लिटस है, थेल्स है। लेकिन राजनीतिक विचारक के रूप में जिसे सबसे पहले मान्यता मिली है वो है प्लेटो, जिसकी किताब है द रिपब्लिक। इसमें क्या है ये मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि प्लेटो पे पूरा अपन मैंने पहले वीडियो बनाए और अपन बात कर लेंगे, आप लोग देख सकते हैं। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है
इसका महत्व जो है वो है, देखिए आप, ये इसने इस पुस्तक में एक आदर्श राज्य की कल्पना की है कि एक आदर्श समाज क्या होता है, और उसने जो सुकरात का पात्र लेकर उसके सहारे से अपनी सारी बातें बताई है। और भी किताबें हैं प्लेटो की, लेकिन प्लेटो इसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है राजनीतिक चिंतन में। इस रिपब्लिक को पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे अलग पूरे लेक्चर के अंदर। प्लेटो के बारे में आप बहुत सुन चुके हैं, इसलिए हम इसको अलग तरह से प्रस्तुत करेंगे जब हम बाद में बात करेंगे प्लेटो की डिटेल में। नेक्स्ट विचारक जो है वो है अरिस्टो। प्लेटो को जहां माना जाता है कि वह राजनीतिक दर्शन का पिता था, वहीं अरिस्टो को माना जाता है कि वह राजनीतिक विज्ञान का पिता है। इसकी पुस्तक है पॉलिटिक्स, 350 बीसी में लिखी गई थी। इसके अलावा दूसरी किताब है प्रोलिजमेना ऑफ एथिक्स, एथिक्स भी है इसकी बहुत अच्छी किताब। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे एक अलग प्रकार से। आपने पढ़ी होगी अब तक, तो हिंदी की किताब में पढ़ के आप देख रहे होंगे अरिस्टो क्या है, प्लेटो क्या है। मैं इसको अलग तरह से बताने का प्रयास करूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा पूरा। अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि ये विचारक क्या है, इनका महत्व क्या है। अरिस्टो ने पहली बार एक यथार्थ की राजनीति का अध्ययन किया और उसके आधार पर एक आदर्श व्यवस्था को इंगित किया कि एक आदर्श व्यवस्था कैसी हो सकती है। तो ये यथार्थ की राजनीति का अध्ययन करना, और उसका अध्ययन भी वैज्ञानिक तरीके से करना। जो वैज्ञानिक तरीका है वो तो बाद में परिभाषित होता है जब विज्ञान आ जाता है, लेकिन वैज्ञानिक तरीके की जो पक्ष, जो बहुत से पहलू हैं, वो उनमें से कुछ हैं जैसे ऑब्जर्वेशनल मेथड। तो ऑब्जर्वेशनल मेथड यानी देख के ज्ञान, इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करना। एम्पिरिकल मेथड इसे कहा जाता है, अनुभव से। उसका पहली बार प्रयोग किया अरिस्टो ने, और उसके आधार पर उसने 158 कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया, और फिर उसने बताया कि सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ संविधान किस प्रकार का हो सकता है। इसके अलावा इसने उस समय की जो व्यवस्था थी राजनीतिक, उसमें जो प्रथाएं थी, जो संस्थाएं थी, जैसे दासता है, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जैसे नागरिकता है, इन सब पर अपने विचार व्यक्त किए कि इनको क्या करना चाहिए, कैसी होनी चाहिए। अब उसने क्या किया विचार व्यक्त करते समय कि उसने इन सबको जस्टिफाई किया करीब करीब। उसने कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किया, सबको जस्टिफाई किया। तो ये माना गया कि ये कंजर्वेटिव है, ये एक रूढ़िवादी विचारक है, क्योंकि जो चल रहा था उसने उन्हीं को इंप्रूव करने की कोशिश की। जैसे दास्ता है, तो उसने नहीं कहा दास्ता गलत है, बंद कर दो दास्ता, ये तो क्रांतिकारी विचार होता। लेकिन उसने कहा दास्ता तो रहेगी, दास्ता को इंप्रूव कैसे किया जाए, थोड़ा अच्छा कैसे बनाया जाए, वो कोशिश वो कर रहा था। इसी प्रकार से उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी को बारे में बात की। उसने जो इनइक्वालिटीज थी, असमानताएं थी, उनको स्वीकार करते हुए उनको अच्छी तरह से समानता में कैसे परिणित हो सकती है उसकी बात की। उसने कहा कि क्रांतियां कैसे नहीं हो इसके उपाय बताए। तो वो एक रूढ़िवादी विचारक माना जाता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की दृष्टि से, लेकिन वो राजनीतिक विज्ञान की दृष्टि से पिता माना जाता है। उसने पहली बार यथार्थ की राजनीति का एक वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया, इसलिए वह राजनीतिक विज्ञान का पिता माना जाता है। ठीक है। तीसरा आता है वो है सिसरो। ये तीनों विचारक प्लेटो, अरिस्टो और सिसरो, इनको माना जाता है एंशियंट पॉलिटिकल थॉट के पार्ट। सिसरो रोमन विचारक है। आप जानते हैं कि सिसरो जो जूलियस सीजर, मार्क एंटिनो, क्लियोपेट्रा, उस समय का जो रोम था उस समय का विचारक है। इसके मृत्यु के बाद ही 43 में इसको सजा दी गई थी मौत की। उसके बाद रोमन रिपब्लिक जो है वह रोमन एम्पायर में परिणित हो जाता है। ये था रोमन रिपब्लिक का बहुत बड़ा सीनेटर। रोमन रिपब्लिक में सीनेट होता था,
सीनेट तो बाद में भी होता था, राजा के टाइम में भी, जब वो एम्परर बन चुका था ऑक्टोपस, तब भी होता था। लेकिन उससे पहले सीनेटर की बहुत ज्यादा पावर होती थी, और ये पावरफुल ओरेटर था, बहुत बड़ा ओरेटर था। इसकी ओरेटरी की किताबें, इसकी ओरेटरी की शैली, लैटिन को इसने बहुत अच्छे प्रकार से अपने लैटिन भाषा में अपने विचारों को व्यक्त किया। तो लैटिन का सबसे बड़ा राइटर माना जाता है, लैटिन भाषा का। और चूंकि ये राजनीति में इन्वॉल्व था, राजाओं के साथ उठता बैठता था, उनको सलाहें देता था, एक राजा का दूसरे राजा से युद्ध होता था, उसमें शामिल होता था। तो भाग्यवश पहले जिसके साथ था, मार्क एंटोनी के साथ, फिर उसके खिलाफ हो गया। तो वो जब वो जीत गया तो उसने कहा कि इसको मृत्युदंड दिया जाए। ये मृत्युदंड दिया, ये बड़ा रूल्स रेगुलेशंस को मानता था। ही इज द ओरिजिनेटर ऑफ, जिसे कहा जाता है रोमन लॉ। तो रोमन लॉ की बात जो करता है वो ये करता था, रीजन, लॉ, विवेक, तर्क, इसकी बात ये करता था सिसरो। जब इसको मृत्युदंड दिया जाता था, उनको उनके फरसे से गला काट दिया जाता था, मृत्युदंड ऐसे देते थे। तो एक जगह होती थी, वहां पर वो एक बनाया हुआ होता था जहां पर आप अपनी गर्दन रख दो और उसका गर्दन काट दी जाए। जब इसको ले जा रहे थे, इसने अपने हत्यारे जो थे साथ में, हम दोनों को कहा कि भैया ऐसा है कि मैं यहाँ का बहुत बड़ा आदमी रहा हूँ, और मेरे को जब गर्दन काटो तो थोड़ा ढंग से काटना, ऐसा नहीं टेढ़ी मेढ़ी काट। ही वाज सो सच ए पर्सन कि उसकी मौत सामने, फिर भी वो कह रहा है कि डेकोरम से, ढंग से, सही तरीके से काम करना। ये था सिसरो, इसके विचार है जो हम पढ़ेंगे। इसने भी किताब लिखी रिपब्लिक, प्लेटो की नकल करके उसी किताब लॉस पे लिखी इसने। लेकिन इसने अलग प्रकार के विचार दिए। मुख्य रूप से इनका जो विचार है वो है कि इन्होंने दुनिया में पहली बार कानून का शासन होना चाहिए, इसकी बात करना आरंभ किया। अरस्तु ने भी किया था, लेकिन अरस्तु उसको डिफाइन नहीं कर पाए, कानून को कैसे डिफाइन करे, क्या मतलब। उसने कहा था रीजन अनअफेक्टेड बाय डिजायर, दैट इज लॉ। ये अरस्तु का कहना था। इसने बताया कानून बनता कैसे, सोर्स ऑफ लॉ, जो बाद में जाकर जस्टिनियन लॉ जिसे कहा जाता है, उसने एक कोडिफिकेशन किया था, पहली बार कोडिफाई किया था रोमन एम्पायर में। पहली बार कोडिफाई यानी किताब बनी। उस समय की किताब ऐसा नहीं, अपनी जैसी किताब तो होती नहीं थी, पत्थरों की पर लिखे गए। तो ये कानून है, इसके अनुसार शासन चलना चाहिए, ये चलेगा। ये बात सबसे पहले सिसरो के समय से शुरू होती है, जो बाद में सेनेका और जस्टिनियन वगैरह ने इसको आगे बढ़ाया, और जस्टिनियन ने कोडिफाई किया, इसलिए जस्टिनियन लॉ माना जाता है। आज भी कोर्ट में जब कोई ऐसा प्रश्न आता है जिसका जवाब नहीं मिलता है, तो जस्टिनियन लॉ की तरफ देखा जाता है पूरी दुनिया में, कि उसने कैसे इसको, इस समस्या का समाधान किया था। तो ये तीसरे विचारक हैं जो है सिसरो। चौथे विचारक है हमारे, वो है सेंट अगस्टाइन। देखिए, सेंट अगस्टाइन से मध्य युग आरंभ होता है राजनीतिक विचारों में। इससे क्या आरंभ होता है, मध्य युग। किसमें, विचारों में। इसमें मध्य युग आरंभ होता है विचारों में, यानी इससे लेकर के, और मैं केवल इससे पहले तक जो समय था पूरा, जिसे विचारों की दृष्टि से मध्य युग कहा जाता है, उसका पहला विचारक यह है, और सबसे इफेक्टिव विचारक है पूरे मध्य युग का। इसने जो मध्य युग की टोन स्थापित की, जिसे हम कहते हैं, तो बाद में सारे इस तक करते हैं। बल्कि ये कहा जाता है कि दूसरे, इसने विचार बहुत सारे दिए हैं, राजनीति के बारे में दिए ही, औरों के बारे में भी दिए हैं, पूरी लॉ क्या मतलब, विवेक क्या होता है, श्रद्धा क्या होती है, ईश्वर क्या होता है, ईश्वर की आज्ञा क्या होती है, स्वर्ग क्या होता है, नैतिकता क्या होती है, इन सब के बारे में विचार दिए। और इतने विचार ऐसे हैं कि 19वीं शताब्दी तक इसके विचारों का प्रभुत्व बना रहा। 19वीं शताब्दी में जाकर हीगल पहला था जिसने इसकी बहुत ज्यादा आलोचना की। उससे शुरू होता है हीगल, और बाद में जितने भी 19वीं सेंचुरी में दूसरे विचारक आए, उन्होंने इसको छोड़ दिया कि ये तो धार्मिक विचारक है। एक टर्म है
वो है स्कोलिस। स्कोलेटिज्म, स्कोलेटिज्म एक टर्म है, स्कोलेटिस्ट थॉट कहा जाता है। इसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ तो होता है कि तर्क विवेक से अध्ययन करके किसी चीज का अध्ययन किया जाए, तर्क और विवेक और जो एविडेंसेस है उसके आधार पर। लेकिन ये इसकी शुरुआत सबसे पहले माना जाता है कि जो शुरुआती विचारक था उसमें से ये था अगस्टाइन। अगस्टाइन ने जो धार्मिक जितना भी विश्वास था, मुख्य रूप से क्रिश्चियन थिंकर था ये। अगस्टाइन ऑफ हिप्पो कहा जाता है इसको, ये अफ्रीका का था। तो इसने जो धार्मिक विचार थे क्रिश्चियनिटी के, उसको तार्किक ढंग से स्थापित करने का प्रयास किया, जिसे इसलिए स्कोलेटिस्ट माना जाता है। स्वर्ग होता है, इसको सिद्ध किया, ईश्वर होता है, नैतिकता ऐसी होती है, ये सब सही है, सिर्फ किताब में लिखी इसलिए सही नहीं है, बल्कि ये तार्किक रूप से सही है। ये सेंट अगस्टाइन ने करने की कोशिश की। द सिटी ऑफ गॉड जो किताब पुस्तक थी, इसकी और भी किताबें थी, लेकिन इसकी जो सबसे दूसरी महत्वपूर्ण किताब है वो है कन्फेशंस। ये इसकी लगभग सेमी ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से इसने बहुत सी बातें कही है। जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है दूसरी सिटी ऑफ गॉड तो है। कन्फेशंस में उसने यहाँ तक कहा है, जैसे क्रिश्चियन थियरी में जो है ना कि आप कोई अपराध कर दो, सिन एथिकल रॉन्ग कोई बात कर दो, एथिकली रॉन्ग कोई नैतिक रूप से गलत बात कर दे तो उसका प्रायश्चित कर सकते हैं। तो इसने अपनी किताब में लिखा है कन्फेशंस में कि मैंने जो बातें सोची गलत और जो मैंने करी नहीं उसका भी प्रायश्चित मैंने किया है। यानी जो those evils and sins which he did not commit but which he thought of, he believed that that is also sin, और वो उसने काम किया। तो ये बहुत बड़ा विचारक है, इसने क्रिश्चियनिटी को स्थापित किया दर्शन के क्षेत्र में, और क्रिश्चियन दार्शनिक पहला माना जाता है। जो 1500 साल का जो पीरियड रहा है मेडिवल पीरियड का, उसका सबसे बड़ा दार्शनिक यही माना जाता है। ईगल ने यहां तक कहा कि 6वीं शताब्दी से, ये 5वीं शताब्दी का है, 5वीं 6वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी जब डेकार्त आता है उसके बीच के पीरियड को पढ़ना ही नहीं चाहिए। वो अंधकार का युग है, स्कोलेटिस्टिक युग है, इसका युग है स्कोलेटिज्म का, तो उसको पढ़ना ही नहीं चाहिए। जब डेकार्त आता है तब विवेक की बात शुरू होती है, उससे पहले सब बेकार है। ये किसका कहना है? ये हीगल का कहना था। लेकिन जो भी था, अब वापस से इनकी रीवैल्यूएशन जैसे होते रहते हैं हर 15, 20, 50, 100 साल में वापस से रिवैल्यूएट होते हैं। अब ये इसका महत्व वापस से बढ़ने लगा कि नहीं, ये इतना अंधकार युक्त बात नहीं करता, ये विवेक की बात भी करता है, जिसका हमें अध्ययन करना चाहिए। तो ये है कौन? सेंट अगस्टाइन। ये मध्य युग का पहला विचारक है। मध्य युग में मैंने 2 विचारक मानता हूँ, एक तो ये, दूसरा विचारक हम देखते हैं कौन है, वो है सेंट थॉमस एक्विनास। अगस्टाइन तो वो विचारक है जिसने मध्य युग आरंभ होता है जिससे विचारों में। ये मध्य युग के बीच का विचारक है, जैसे कह सकते हैं प्राइम ऑफ मध्य युग। इसके बाद में मध्य युग खत्म होने की तरफ बढ़ने लगता है। फिर मार्टिन लूथर आता है, प्रोटेस्टेंटिज्म आता है, और फिर धीरे धीरे मध्य युग समाप्ति की तरफ जा रहा है। फिर रिफॉर्म रेनेसां आता है, और फिर मैकियावेली आता है पॉलिटिकल थॉट में 15वीं शताब्दी में। यह है 13वीं शताब्दी में। ठीक है, इसका जो ये किताब है, इसका जो महत्व है वो ये है कि एक ही वाक्य में इसका महत्व समझ सकते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ये कहा सके इसको कहा जाता है अरिस्टोटल ऑफ मिडल एजेस। इसकी ये पहचान है
मध्य युग का अरस्तु। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि इसने जो सेंट अगस्टाइन ने जो क्रिश्चियन थियरी दी थी सारी, उसमें ये अरस्तु को जोड़ देता है। और अरस्तु को जोड़ने का मतलब क्या है? अरस्तु तो ईश्वर की बात करता नहीं है, उसमें ईश्वर का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। सेंट अगस्टाइन ईश्वर की बात करता है। सेंट थॉमस एक्विनास कहता है भाई ईश्वर तो है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो लॉ है वो केवल ईश्वर नहीं बनाता, लॉ अलग अलग तरह से भी बनते हैं। तो इसने एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन उसका है, वो है नेचुरल लॉ। प्राकृतिक कानून, 4 तरह के कानून की बात करता है, वो हम देखेंगे बाद में। तो सिर्फ इतना देखें कि इसने प्राकृतिक कानून की अवधारणा को जन्म दिया, या नहीं कहे तो नहीं कह सकते हैं, लोकप्रिय बनाया। इससे पहले कानून का मतलब था ईश्वर की इच्छा, गॉड विल इज लॉ अकॉर्डिंग टू whom? अकॉर्डिंग टू सेंट अगस्टाइन। लेकिन जो उसने क्रिश्चियनिटी का सिद्धांत है ओरिजिनल सिन, कि वो स्वर्ग में आदम हवा रहते थे, फिर उन्होंने गलत काम किया जिससे उनको धरती पर भेजा गया, ये कहानी भी किसके द्वारा है बनाई गई है? ये भी सेंट अगस्टाइन के द्वारा, जो क्रिश्चियनिटी का ओरिजिनल सिन का कॉन्सेप्ट है। तो क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा विचारक था अगस्टाइन। इसने उस क्रिश्चियनिटी के सिद्धांतों में नेचुरल लॉ अरिस्टो को जोड़ दिया, और इसलिए ये महान विचारक माना जाता है कि ये पहला विचारक है जिसने कहा कि नहीं, रीजन और फेथ इन दोनों की बात की जानी चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे मध्य युग जो केवल फेथ पर आधारित था, विश्वास पर, श्रद्धा पर आधारित था, वो धीरे धीरे हटते हुए खत्म होने की तरफ जा रहा है। ये पीक पर है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये 2 विचारक हैं जिन्हें हम मानते हैं कि मध्य युग के हैं। इसके बाद शुरू होता है अपना आधुनिक युग। और आधुनिक युग में भी 2 भविष्य किए जाते हैं। एक तो कहा जाता है पूर्व, अर्ली मॉडर्निज्म, तो इसको माना जाता है क्या? अर्ली मॉडर्निज्म का विचारक, यानी आधुनिकता शुरू हो रही है, बेसिकली रेनेसां का विचारक है। आधुनिकता को मानते हैं कि जब ये 2 विचारक अर्ली मॉडर्निज्म के माने जाते हैं, मैकियावेली और हॉब्स। हम देखेंगे जो 17वीं सेंचुरी है, बल्कि 18वीं सेंचुरी से आधुनिकता मानी जाती है, जब एनलाइटनमेंट का पीरियड आ जाता है। एनलाइटनमेंट का पीरियड आने पर आधुनिकता को माना जाता है। तो इसकी महत्व क्या, इसका महत्व क्या? इसका महत्व तो बहुत आसान है, हम सब लोग जानते हैं, बहुत इस पे बात हो चुकी है। ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। यह आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता माना जाता है। क्यों? क्योंकि मॉडर्न थॉट की जितनी भी विशेषताएं बाद में एमर्ज होती है इसके बाद से, उन सब के बारे में सबसे पहले संकेत इसने दिया। क्या है विशेषताएं? एक्चुअल यथार्थ की राजनीति, नेशन स्टेट, साइंटिफिक मेथड, सेक्युलरिज्म, ये सब बातें, पावर पॉलिटिक्स, ये सारी बातें जो आधुनिक राजनीति की मानी जाती है। क्या? यथार्थ की राजनीति, राष्ट्रीय राज्य,
वैज्ञानिक पद्धति, पंथ निरपेक्षता और शक्ति की राजनीति, ये सारी बातें सबसे पहले किसने अपने पुस्तक में इंगित की है? द प्रिंस में किसने? मैकियावेली ने। इसलिए आधुनिक राजनीतिक चिंतन यहाँ से शुरू होता है और ये पहला विचारक है जो आधुनिक राजनीतिक चिंतन की बात करता है। इसने सारा स्पष्ट नहीं किया, लेकिन इसने इंडिकेट किया। जो बाद में इंटरप्रेटर आए उन्होंने बताया कर भाई सबसे पहले तो ये मैकियावेली ने कहा था, इसलिए हमें इसको आधुनिक राजनीतिक विचारक मानना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसके वो है थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स फिर प्री मॉडर्न है, 17वीं सेंचुरी का विचारक है। 1651 में इसने पुस्तक लिखी थी। इस समय की स्थितियां जो थी वो इंग्लैंड में, आप जानते हैं ये वो समय था जब वहाँ राजशाही को समाप्त करके रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्थापित किया जा रहा था। और इसने जो किताब लिखी थी वो वापस से राजशाही को स्थापित करने के पक्ष में लिखी थी। और चूंकि जिस समय किताब लिख रहा था उस समय वहां पर इंग्लैंड में राजशाही के विरुद्ध जो क्रांतिकारी थे उनका शासन था, इसलिए इसको भागकर पेरिस जाना पड़ा। और जब बाद में वापस से वहां पर जो राजा जिसको भगाया गया था चार्ल्स को, उसको लड़के को जब राजा बनाया गया तो उसने इसको वापस बुलाया और इंग्लैंड में रखा और इसको पेंशन दी। इसके बारे में सवाल पूछा जाता है स्टुअर्ट पेंशनर कौन था, तो ये था, क्योंकि इसने जो किताब लिखी उसमें अपरोक्ष रूप से एक मोनार्किकल राजा का महत्व बताया था। लेकिन पॉलिटिकल थियरी में इसका महत्व इसलिए नहीं है कि मोनार्किकल स्टेट के बारे में बात की। पॉलिटिकल साइंस में जो कहा जाता है कि ये अपने अंग्रेजी जानने वालों में सबसे महान राजनीतिक दार्शनिक है, उसका कारण है कि इसने सॉवरेंटी पर 650 पेजेस लिखे, संप्रभुता पर 650 पेज लिखे। लेवियाथन जो शब्द है वो यही है कि लेवियाथन कैसे बनना चाहिए, लेवियाथन की शक्ति क्या है, उसका सोर्स क्या है, उस पर लिमिटेशन क्या है, वो क्या कर सकता है, उसे क्या करना चाहिए, इन सब पर उसने पूरे 650 पेज लिखे अंग्रेजी भाषा में। आज तक सॉवरेंटी पे इतना बड़ा ग्रंथ नहीं लिखा गया, इसलिए इसको सबसे महान विचारक माना जाता है। ये आपका कौन हो गया? थॉमस हॉब्स, जो प्री मॉडर्न है, ये भी मॉडर्न नहीं है क्योंकि 18वीं सेंचुरी से मॉडर्न शुरू होता है। वो है अब आपके नेक्स्ट विचारक, वो आपका है कौन? जॉन लॉक। जॉन लॉक एनलाइटनमेंट का विचारक है, बोधोदय युग जिसे कहा जाता है। तो देखिए जॉन लॉक को हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, इसलिए हम इस किताब का उल्लेख करते हैं। लेकिन ये उतना ही बड़ा दार्शनिक भी है, ऐसे अंडरस्टैंडिंग, ऐसे ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जो इसी समय लिखी थी करीब करीब। उसने एम्पिरिसिज्म को जन्म दिया, अनुभववाद का जनक माना जाता है। दर्शन के क्षेत्र में बहुत बड़ा स्कूल है फिलोसॉफी का, उसका जनक ये माना जाता है। और पॉलिटिकल थियरी या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का बहुत बड़ा स्कूल है लिबरलिज्म, उसका भी जनक माना जाता है। इसलिए बहुत महान विचारक था, इंग्लैंड का विचारक था। लेकिन इसके दो अलग अलग बात मैंने आपको बताई कि वह एम्पिरिसिज्म का भी विचारक है, अनुभववाद का भी पिता है, और वह उदारवाद का भी पिता है, ये ध्यान रखना चाहिए हमको। लेकिन राजनीति विज्ञान की हम बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि यह उदारवाद का पिता होने के साथ साथ इसने जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, जो आज भी जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, वो है नेचुरल राइट। प्राकृतिक अधिकार,
की कल्पना सबसे पहले इसने करी और पुरजोर तरीके से इसको सिद्ध करने का प्रयास किया। इसके साथ साथ दूसरी बात थी, वो थी कॉन्ट्रेक्चुअल गवर्नमेंट। इसका मतलब है आर्टिफिशियल। दूसरी बात इसकी महत्वपूर्ण थी कि सरकार कॉन्ट्रेक्चुअल होती है, समझौते का परिणाम होती है, समझौते में हिस्सा भी लेती है सरकार, उस पर लिमिटेशन होती है कि सरकार क्या करेगी, जिस समझौते की जो शर्तें उसके अनुसार काम करेगी। इसके साथ साथ वह ये भी कह रहा है कि यह आर्टिफिशियल है, कृत्रिम होती है सरकार। अब तक आप देखेंगे अरस्तु से लेकर अब तक पूरे मध्य युग में बात तक कहा गया कि ये मध्य युग में तो कहा गया सरकार ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। अरस्तु वगैरह ने कहा था कि प्राकृतिक होती है, स्वाभाविक होती है। ये पहला बड़ा विचारक है जिसने ये कहने की कोशिश की कि नहीं, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स पर आधारित होती है। इससे पहले हॉब्स ने भी ऐसा कहा, थोड़ा बहुत मैकियावेली भी ऐसा कहता है, लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं था कि वो सरकार को कृत्रिम बताए। उनका उद्देश्य जैसे हॉब्स का उद्देश्य था सरकार को मजबूत बनाए, कृत्रिम तो थी लेकिन मजबूत थी। यहां पर ये कृत्रिम है और कमजोर है सरकार लॉक की, तो प्राकृतिक अधिकार बताए और उसने कॉन्ट्रेक्चुअल गवर्नमेंट की बात की। ये इसके बहुत बड़ा अवदान है राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, वो है रूसो। अब रूसो क्या कहता है? रूसो भी एनलाइटनमेंट के पीरियड का है, कि 18वीं शताब्दी का है, पीक में, जब 18वीं शताब्दी में जब एनलाइटनमेंट की बात की जा रही थी, बोधोदय युग की बात की जा रही थी, विवेक की बात की जा रही थी। लेकिन रूसो थोड़ा सा अलग है, सारे विचारक अलग हैं वैसे तो, लेकिन रूसो थोड़ा सा अलग है। उसने विवेक की बात तो की, लेकिन उसने एक थोड़ा मिस्टिकल तरीके से विवेक को आगे बढ़ाया। वो क्या था? उसने एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसे कहा जाता है जनरल विल। ये उसने नया कॉन्सेप्ट दिया विल का, इच्छाओं का, यानी विवेक के साथ साथ इच्छाओं को महत्व दिया, जो बाद में 19वीं शताब्दी में जाकर एंटी एनलाइटनमेंट जो बहुत से विचारक आए, रोमांटिक विचारक जिन्हें कहा जाता है, शोपेनहावर है जैसे, वो इसका यूज करता है विल का। नीत्शे है, वो विल का यूज करता है, जबकि ये नहीं चाहता होगा कि उसके विल का उपयोग ये लोग करें, क्योंकि वो विल को सकारात्मक या विवेकी मानता है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सामान्य इच्छा के अवधारणा में रूसो एक विवेकी इच्छा की बात कर रहा है, रेशनल विल, जिसे वो कहता है रियल विल, वास्तविक इच्छा, जो बाद में जाकर रेशनलिटी से उसको अलग कर देते हैं और विल वर्सेस रीजन हो जाता है। कब? 19th सेंचुरी में। तो जो ईगल है वो तो कहता है विल, वो तो कहता है रीजन, विवेक की बात करता है, और शोपेनहावर कहता है कि नहीं विल है। ये दोनों अलग हो गए, रूसो में दोनों एक थे। रूसो का कंट्रीब्यूशन ये है कि उसने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट का यूज किया और उसने एक नई अवधारणा दी राजनीति विज्ञान में, सोशल जनरल विल की, जो आज भी काम में आती है। जनरल विल का मतलब है कि जनता की वास्तविक इच्छा वो प्रकट होती है कभी तो चुनाव के माध्यम से, कभी क्रांति के माध्यम से, कभी किसी और माध्यम से। अभी जैसे युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, तो क्या कहा गया कि भारत की जनता की जनरल विल थी, तो भारत की सरकार को युद्ध करना पड़ा। मतलब इट्स अ कलेक्टिव विल व्हिच वाज एक्सप्रेस्ड इन गवर्नमेंट एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान। ये अभी भी काम में आती है। जनरल विल का मतलब एक ऐसी विल जो पता नहीं है, तो एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त है, जो कई तरीके से व्यक्त होती है, चुनाव के माध्यम से भी होती है, पब्लिक ओपिनियन के माध्यम से भी होती है, बातचीत के माध्यम से भी होती है, कई तरह से होती है, लेकिन होती है। सो ही हैज गिवन ए न्यू कॉन्सेप्ट, ऑल्दो इट इज नॉट हिज कॉन्सेप्ट, वो अलग इशू है,
लेकिन पॉपुलराइज इसने किया है, और इसलिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट विचारक है आपके वो है बेंथम। देखिए बेंथम का क्या महत्व है। बेंथम का महत्व फिर ये है कि वह दर्शन का भी पिता है और राजनीतिक विचार भी दे रहा है। बेसिकली वो एक दार्शनिक है और उसने राजनीति के बारे में बात की। राजनीति के बारे में बात तो वो प्रैक्टिकल करता है, और दर्शन को भी उसने प्रैक्टिकल तरीके से बताने की कोशिश की है। यानी उसका जिसे कहा जाता है विचार होते हैं दो तरह के, एक तो डियोंटोलॉजी होती है, एक होती है कॉन्सिक्वेंशलिज्म। डियोंटोलॉजी ये दो विचारधारा है दर्शन में। डियोंटोलॉजी का मतलब तो यह है कि सही और गलत, राइट एंड रॉन्ग, ये दो चीजें होती है हर चीज में। हर निर्णय लेने में एथिकल रूप से कुछ बात सही होती है, कुछ गलत होती है। ये उसके कॉन्सिक्वेंस से तय नहीं होती, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल से तय होती है। इसका सबसे बड़ा विचारक कांट था। कांट ने कहा, इसे कहा जाता है डियोंटोलॉजी। जैसे हम कहते हैं कि भाई मैं तो ये करूंगा और ये एथिकली मॉरली ये बात सही है, तो कोई दूसरा कह रहा है यार ऐसा करने पर इसका नुकसान हो जाएगा तुमको, तो कहता भाई नुकसान हो या फायदा हो ये तो अलग है, मैं तो वो करूंगा जो कि मुझे नैतिक रूप से सही लगता है। जैसे गांधी जी थे, ही वॉज अ डियोंटोलॉजिस्ट इन द सेंस कि उसने कहा अहिंसा को मानता हूं। अब अहिंसा से नुकसान हो रहा फायदा हो रहा है, ये आप बहस करते रहो, मैं तो अहिंसा के अनुसार काम करूंगा। ये होते हैं डियोंटोलॉजिस्ट। दूसरे होते हैं कॉन्सिक्वेंशलिस्ट। ये कौन होता है? ये वो होते हैं जो कहते हैं कोई भी एक्ट सही है या गलत है, इसका तय बात पे तय होगा कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, इसका नतीजा क्या निकलेगा। आपके इंटेंशंस क्या है इससे महत्व नहीं है, नतीजा क्या निकल रहा है वो महत्वपूर्ण है। तो ये कॉमन सेंस पर आधारित है। जितने भी मैच्योर लोग होते हैं, हम सब मैच्योर हैं, एडल्ट लोग हैं, वो कोई भी एक्शन करने से पहले ये नहीं सोचते सही गलत एथिकल प्रिंसिपल से, वो सोचते हैं भाई इसका नतीजा क्या निकलेगा, अगर इससे लाभ हो रहा है तो सही है और हानि हो रही तो गलत है। एथिक्स का कोई मतलब ही नहीं है, ये मानते हैं कौन? 90% लोग, अधिकतर लोग इसी में हैं। और इसमें बड़े उस पर बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो कभी मौका पड़ जाए तो मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों पे एक पूरा वीडियो बताएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एथिकल क्वेश्चन जब लिया जाता है कि कोई निर्णय जब लिया जाए, जब आप बहुत ही मुश्किल में हो और ये समझ में नहीं आ रहा हो कि निर्णय कैसे ले, तो उस निर्णय लेने का क्राइटेरिया क्या हो। डियोंटोलॉजी होना चाहिए, कॉन्सिक्वेंशलिस्ट होना चाहिए। दो अलग अलग प्रकार के विचार है, सही गलत तो अलग चीज है, लेकिन दो अलग अलग प्रकार के विचार है। मेजोरिटी कॉन्सिक्वेंशलिज्म में विश्वास करती है कि भाई हमको फायदा क्या हो रहा है वो करेंगे, नुकसान और फायदा को मत। जैसे एकदम से कहीं युद्ध हो जाए, जैसे हमारे होता, हमारा तो नहीं चला अच्छा है, भगवान की कृपा से जल्दी से खत्म हो गया। अगर युद्ध लंबा समय चल जाए तो आवश्यक सामान की कमी पड़ जाती है, तो उस समय ब्लैक मार्केट चालू हो जाता है, चीजें अधिक दाम पे बिकने लगती है, तो व्यापारी उसका फायदा उठाते हैं। तो क्या ये फायदा उठाना सही है या गलत है? तो जो डियोंटोलॉजिस्ट होंगे वो तो कहेंगे गलत है नैतिक रूप से, आप किसी की कमजोरी का फायदा उठा रहे हो। और कॉन्सिक्वेंशलिस्ट कहेंगे भाई उसके लिए सही है, उसको लग रहा है ये मौका बहुत अच्छा मिला, मैं पैसे कमा लूँ, सामान्य समय में तो पैसे मिलते ही नहीं है, हमारी दुकानें नहीं चलती है, अभी बड़े अच्छा मौका मिला है, तो वो कहेगा ये सही है गलत क्या है। दीज आर द टू डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, एट योर डिसीजन मेकिंग। बेंथम एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंशलिस्ट है, जो उसने फिलोसफी दी थी यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद। अब यह है कि कॉन्सिक्वेंशलिज्म और भी कई होते हैं, थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो अलग बात है, लेकिन इसका मेजर बात है वो है उपयोगितावाद। उपयोगितावाद तो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट है ही, लेकिन सारे कॉन्सिक्वेंशलिस्ट उपयोगितावादी हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अधिकतर होते हैं। इसने क्या कहा? इसने कहा कि भाई ये जो नतीजा होता है इसी से मालूम पड़ता है। जैसे सरकार सही है गलत है, सरकार जनता के लिए क्या कर रही है, जब हमने चुना है सरकार को तो सरकार जनता के लिए क्या कर रही है, इससे तय होगा सरकार सही है गलत है। एब्स्ट्रैक्ट एथिकल प्रिंसिपल्स का कोई मतलब नहीं।
तो सरकार सही है गलत है हमारे लिए क्या कर रही है ये कैसे मालूम पड़े? इसने कहा सबसे अच्छा तरीका है, वो तरीका क्या है उसने बताया, मेजोरिटी। मेजोरिटी जो कहे उसका लाभ अगर कर रहा हो तो बहुत अच्छा है। इसी को उसने दूसरे प्रिंसिपल जो बहुत बड़ा प्रिंसिपल है जिसको हम सब लोग जानते हैं कि वो क्या है, मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल। ये सिद्धांत उसने दिया और इस पे सारा जो प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र हमारा है वो इसी पे चलता है। मेजोरिटी जिसकी आ गई उसकी सरकार बन गई, वो अपने हिसाब से काम करेगा। अगर वो मेजोरिटी पसंद नहीं करती तो अगले 5 साल बाद उसको हटा दो, 4 साल बाद दूसरे को ले लो। लेकिन सरकार करेगी किसमें, मेजोरिटी ने जो तय किया उसको सबको मानना पड़ेगा, माइनॉरिटी का कोई मतलब नहीं है। ये किसका कहना था, ये बेंथम का। तो इसने बहुत बड़ा प्रिंसिपल दिया है एक सरकार को चलाने का, और फिलोसफिकल रूप से इतने मजबूत इसकी दर्शन था कि उदारवाद जो जॉन लॉक ने स्थापित किया था, जिसमें वो अधिकारों की बात करता है, प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है, बेंथम प्राकृतिक अधिकारों की बात ही नहीं करता। वो कहता अधिकार तो सरकार देती वो होती है, प्राकृतिक कुछ नहीं होता। There is no natural rights. Rights are those which are recognized by the government, and the best government is that which acts in the interest of the majority of people. जो ऐसा करता है वही अच्छी सरकार है। ये बेंथम का उपयोगितावाद 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में बहुत सारे जो संशोधन हुए, बहुत सारे जो सरकार ने काम किए, उन सब का श्रेय इसी को जाता है। जैसे जो फैक्ट्रीज थी उसमें जो वर्कर्स काम करते थे, उन वर्कर्स के टाइम को, स्लॉट को निर्धारित करना, उनकी तनख्वाहें निर्धारित करना, इंश्योरेंस करना, पेंशन की बात करना, पीएफ जिसे हम कहते हैं, या पीएफ की बात करना, ये सारे रूल्स रेगुलेशंस जो कानून के आधार पर बनाए जिससे कि अधिकतम व्यक्तियों को लाभ हो सके, ये सब इस उपयोगितावादी बेंथम की देन मानी जाती है 19वीं शताब्दी में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट विचारक आता है आपके वो आता है, ऐसा है कि इसके पहले हम ये ले लें पारवा मिल, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो मिल की बात हम करें, बाद में हम हीगल की बात करेंगे। मिल जो है वो महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि दो बहुत से कारण है। किताबें मैंने बताई, ऑन लिबर्टी, यूटिलिटेरियनिज्म इसकी है, कंसल्टेशन, उसके बहुत, इसने बहुत कम समय में 59 ईयर्स में डेथ हो गई थी, इसने बहुत से नई नई बातें कही। एक्सक्यूज मी, इसने बहुत 19वीं शताब्दी का बहुत महत्वपूर्ण विचारक माना जाता है। इसके फादर जेम्स मिल साथी थे बेंथम के, और उसी से इसने उपयोगितावाद सीखा, और उपयोगितावाद क्या होता है इस पर उसने किताब लिखी। लेकिन इसने उपयोगितावाद में संशोधन किया। इसके 4 प्रमुख देन मानी जाती है जो हम देखेंगे। पहली तो यह है कि उसने उपयोगितावाद में अमेंडमेंट टू यूटिलिटेरियनिज्म, दूसरा इसकी है ऑन लिबर्टी, तीसरा है इसकी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और चौथा इसका है सब्जेक्शन ऑफ वीमेन। ये 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। क्या क्या है? सबसे पहला तो इसने उपयोगितावाद में संशोधन किया। उसने क्या संशोधन किया कि क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी महत्वपूर्ण होती है। मेजोरिटी की बात नहीं है, लेकिन हो सकता है माइनॉरिटी में जो व्यक्ति हो वो कोई ऐसी अच्छी बात है जो कि मेजोरिटी का भी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन वो सबके लिए हित करो, तो उसकी बात भी सुनी जानी चाहिए। अगर 100 में से 99 लोग कह रहे हैं कुछ करो, और एक भी आदमी कह रहा है कि नहीं मत करो ये, और उसकी बात अगर सही है क्योंकि क्वालिटेटिवली वो बेटर है,
तो उसकी बात को स्वीकार किया जाना चाहिए, वही अच्छी गवर्नमेंट है। सो ही गेव ए क्वालिफिकेशन टू द रूल ऑफ मेजोरिटी, जो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन माना जाता है इसका कि प्रजातंत्र में मेजोरिटोरियन डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, कि तानाशाही नहीं हो, मेजोरिटी आप हो तो माइनॉरिटी की बात भी सुनी जानी चाहिए, उनके अधिकारों की बात सुनी जानी चाहिए। इसके बाद उसने कहा ऑन लिबर्टी, ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। स्वतंत्रता पर जो सबसे बड़े विचारक माने जाते हैं उसमें से एक ये है, बल्कि आवाज शुरुआत इससे होती है। जॉन लॉक ने तो 3 विचार बताए थे, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू क्या था उसका, राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड राइट टू प्रॉपर्टी। उसमें प्रॉपर्टी को सबसे ज्यादा महत्व दे रहा है, लेकिन ये पहला विचार है जिसने लिबर्टी को महत्व दिया। लिबर्टी कौन सी? पॉलिटिकल लिबर्टी। इसके बाद से कोटेशन है, इसको हम देखेंगे कि स्वतंत्रता का क्या अर्थ है, जिसको बाद में नकारात्मक रूप से इसने परिभाषित किया था। इसके साथ साथ उसने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के बारे में बात की, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, चुनाव कैसे होने चाहिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो अंत में उसने महिलाओं के ऊपर किताब लिखी थी, सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, महिलाओं का शोषण कैसे खत्म हो, महिलाओं को समान अधिकार मिलने चाहिए, महिलाओं को राजनीतिक रूप से समान अधिकार मिलने चाहिए, ये कहने वाला 19वीं शताब्दी का बहुत बड़ा विचारक माना जाता है। इसलिए उदारवाद की परंपरा में जॉन स्टुअर्ट मिल एक बहुत बड़ा विचारक है, इसलिए इसका अध्ययन हमें करना चाहिए, सभी लोग करते हैं। इसके बाद हम चलेंगे हीगल पे वापस से। मैंने हीगल को 1 मिनट के लिए स्किप ओवर कर दिया था, लेकिन अब वापस से हीगल पे आते हैं। हीगल में महत्व ये है, देखिए हीगल ने 19वीं शताब्दी का विचारक है, आरंभिक। हीगल जर्मन विचारक है, इसका बहुत महत्व है। जो आदर्शवादी परंपरा है राजनीतिक चिंतन की, जो प्लेटो से आरंभ होती है, उसका प्लेटो के बाद में दूसरा सबसे बड़ा विचारक हीगल माना जाता है। और हीगल आइडियलिज्म के रूप में प्लेटो से बड़ा विचारक मान सकते हैं, क्योंकि तब तक दूसरे विचार भी महत्वपूर्ण बन चुके थे। तो हीगल को उदारवादी विचारों से, जो एम्पिरिसिज्म था किसका, जॉन लॉक का, उससे मुकाबला करना था। उसको इमैनुअल कांट के रेशनलिज्म से मुकाबला करना था, और उसको अपने विचार, नए विचार देने थे जो आइडियलिज्म के विचार थे। तो इसलिए हीगल बहुत बड़ा विचारक माना जाता है। उसने आइडियलिज्म को स्थापित करने में उदारवाद और रेशनलिज्म जिसे कहा जाता है, इन सबको उसने उनकी कमियां बताकर इनको खत्म करने की कोशिश की और अपना आइडियलिज्म स्थापित किया। इसने बहुत सी किताबें लिखी है, लेकिन ये जो किताब है एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसॉफी ऑफ राइट, ये मुख्य रूप से पॉलिटिकल साइंस की किताब है। इसमें इसके राजनीतिक विचार उभर कर सामने आते हैं। हीगल इतना महत्वपूर्ण था जर्मनी में कि इसके बहुत से स्टूडेंट्स ने एक ग्रुप बना रखा था जिसे नियो हीगल कहा जाता है, और जिसमें कार्ल मार्क्स भी शामिल था, जिसमें फेयरबैक भी शामिल था, जिसमें ब्यूअर भी शामिल था, बहुत से लोग थे। बाद में कार्ल मार्क्स उनसे अलग हो गया, उसने नए प्रकार के विचार दिए, लेकिन आरंभिक जो प्रशिक्षण है कार्ल मार्क्स का वो इसी के द्वारा था, हीगल के द्वारा। तो हीगल ने 19वीं शताब्दी के आरंभ में आदर्शवाद की स्थापना की। मिस्टिसिज्म, वो मानता था राज्य जो है वो एक स्पिरिचुअल एंटिटी है, और उस स्पिरिचुअल एंटिटी में हम सब सिर्फ उसके छोटे हिस्सा है। उसने हिस्ट्री के दर्शन दिया बहुत बड़ा, जो फ्रांसिस फुकुयामा, जिसके में एंड ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं, उसने हीगल से ही वो कॉन्सेप्ट लिया था। डायलेक्टिकल प्रोसेस जिसकी बात करते हैं वो भी हीगल की देन थी। तो हीगल की बहुत सी देन है जो उसको एक बहुत बड़ा विचारक स्थापित करता है। ये डिफिकल्ट विचारक है, क्योंकि जर्मन विचारक जितने भी होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, उनकी लैंग्वेज बड़ी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि जर्मन भाषा थोड़ी सी मुश्किल है, उनके सोचने का तरीका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स होता है। वो इजीली एक्सप्रेस नहीं करते अपने आप को, जैसा कि ब्रिटिशर्स या अमेरिकन करते हैं। उनकी राइटिंग बड़ी सिंपल होगी, लेकिन इनकी राइटिंग बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, इसलिए कई बार इनकी राइटिंग्स के कई अर्थ निकाल जाते हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर दिए जाते हैं। लेकिन जो भी हो, ये बहुत बड़ा विचारक है 19वीं शताब्दी का, जिसका हमें अध्ययन करना चाहिए। अब आता है इसके बाद में टी.एच. ग्रीन। देखिए टी.एच. ग्रीन जो है,
इसका समय आप देखिए 1836 से कितने साल का, 46 साल का, 46 ईयर्स। और इसके मरने के बाद सारी किताबें प्रकाशित होती है। ये लेक्चरर था बहुत अच्छा ऑक्सफोर्ड का, और इसने जो लेक्चर्स दिए थे उन पर बात की जाती है। एक तो दो तीन चीजें इसकी महत्वपूर्ण। एक तो पहली बात तो यह है कि यह जो इसका है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, इसने पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण बनाया। राजनीतिक दायित्व क्या होता है, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है कि राज्य की आज्ञा का पालन व्यक्ति क्यों करे, सिटीजन्स राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करे, क्यों करता है और क्यों करना चाहिए। इसको उल्टा भी, इनवर्स भी ले सकते हैं, स्टेट को राज्य के अपने सिटीजन के प्रति क्या ऑब्लिगेशन होना चाहिए, क्या दायित्व है उसका, दोनों है। लेकिन मूलतः यह सिटीजन्स की बात करता है कि नागरिकों को राज्य की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए। अब इस प्रश्न पर किसी ने गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया अब तक जितने दार्शनिक हुए हैं। टी.एच. ग्रीन पहला विचारक है जिसने इसको महत्वपूर्ण बनाया। आज जब हम पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, मैं करूंगा पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट की अलग से, तब हम पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन को एक अलग विचार के रूप में स्थापित देखेंगे, उसकी बात करेंगे। तो पहली बात पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की। दूसरी बात, इसने पॉजिटिव लिबर्टी की नई अवधारणा दी, सकारात्मक स्वतंत्रता। ये जॉन स्टुअर्ट मिल की अवधारणा के बिल्कुल विपरीत है। यानी इसने क्या कहा कि स्वतंत्रता फॉर व्हाट, किसके लिए स्वतंत्रता चाहिए वो महत्वपूर्ण है, किससे चाहिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये तो है ही, स्वतंत्रता का अर्थ ये किसी से मतलब बंधनों की मुक्त, जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, बंधनों से मुक्त हो जाओ तो स्वतंत्र हो। लेकिन ये कह रहे हैं स्वतंत्र होकर करोगे क्या, ये तो बताओ पहले आप। ये एक नई अवधारणा दी। इसके कारण से आज तक जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तब हम ये दोनों पक्ष रखते हैं, लिबर्टी की, लिबर्टी फ्रॉम एंड लिबर्टी फॉर, दोनों बात की जाती है, जिसका श्रेय किसको जाता है, टी.एच. ग्रीन को। तीसरी बात, ये आइडियलिस्ट, आइडियल लिबरल, आइडियल लिबरल है ये। अब आइडियल लिबरल क्या होता है पता नहीं, लेकिन ये है, ये आइडियलिज्म की बात करता है, ईगल से प्रभावित है, आदर्शवाद की बात करता है, व्यक्ति को समाज का हिस्सा मानता है, और उदारवादी भी है क्योंकि स्वतंत्रता की बात भी करता है। तो एक नया तरह का सम्मिश्रण ये प्रस्तुत करता है, इसलिए इसका महत्व राजनीतिक विचारधारा में। चलिए नेक्स्ट जो है वो अंतिम है, वो है आपका 19वीं शताब्दी का अंतिम है कार्ल मार्क्स। उन्नीसवीं शताब्दी का अंतिम विचारक है कार्ल मार्क्स। देखिए कार्ल मार्क्स एकमात्र विचारक है जिसके विचारों पर आधारित दुनिया को बदलने की कोशिश की गई और सफलतापूर्वक की गई। ये अलग बात है कि जो कोशिश की गई थी वो कार्ल मार्क्स के विचारों के अनुसार थी या नहीं थी, लेकिन वो क्लेम यही करते थे हम कार्ल मार्क्स के अनुसार दुनिया बदल रहे हैं, और आज भी हैं मार्क्सिस्ट। एक बहुत बड़ा सेक्टर क्रिएट हो गया कार्ल मार्क्स के विचारों पर। यानी इसकी मार्क्स राजनीति विचार तो है ही, दर्शन में बात की जाने लगी, इकोनॉमिक्स में बात की जाने लगी, कल्चर में इसकी बात की जाने लगी, एजुकेशन में इसकी बात की जाए, यानी पूरे एक दर्शन ऑल्टरनेट विकल्प पैदा हो गया कि जो पश्चिम की पूरी धारा है उसके विरुद्ध कार्ल मार्क्स की मार्क्सवादी विचार है, जो संस्कृति को भी बताते हैं, आर्ट भी बताते हैं, लिटरेचर भी बताते हैं, मार्क्सवादी लिटरेचर क्या होता है, और मार्क्सवादी पॉलिटी क्या होती है, मार्क्सवादी इकोनॉमी क्या होती है, मार्क्सवादी सोशियोलॉजी क्या होती है। ये सब पूरा ऑल्टरनेट विकल्प, वैकल्पिक व्यवस्था क्रिएट की गई इसके विचारों के आधार पर। इसने बहुत सारी किताबें लिखी है, ये महत्वपूर्ण कुछ दो चार मैंने लिखी इसमें जो मार्क्स का महत्व है राजनीतिक विचार में,
मुख्य रूप से वो ये है कि उसने एक आदर्श व्यवस्था की कल्पना की और उस आदर्श व्यवस्था को प्राप्त कैसे किया जाए उसके बारे में बात की। मूल मंत्र इसका ये था कि यह शोषण के विरुद्ध था। Why he is famous even today? He is the voice of the weak. जो कमजोर हैं उनकी आवाज कार्ल मार्क्स थी, इसलिए वो आज भी कमजोरों के मध्य में महत्वपूर्ण था और उसके आधार पर क्रांतियां हुई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो क्रांतियां हुई जैसे रूस में या दूसरे देशों में, उनमें उन्होंने मार्क्स के विचारों में जो शोषण विरुद्ध विचार थे उसको पूरी तरह से लागू नहीं किया। क्या किया इसने? क्या कहा था कि ये तो है कैपिटलिज्म, ये तो है कैपिटलिज्म, इससे जाएगा डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट, और इससे आएगा कम्युनिज्म। ये इसने बताई थी स्थिति। तो पूंजीवाद है, उससे डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट आएगी, श्रमिक वर्ग की तानाशाही, उससे साम्यवाद आएगा। तो जो क्रांतियां हुई उन्होंने क्लेम किया कि यहां तक तो वो आगे अधिकतर, इसके बाद यहां नहीं आए, यहीं पे अटक गए 70 साल तक। रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, 1990 तक वो यहीं रहते रहे। अब डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट, अब वो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरियट वाज कन्वर्टेड इनटू डिक्टेटरशिप ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी। तो प्रोलेटेरियट भी नहीं रहे, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के डिक्टेटर हो गए। और डिक्टेटर तो जैसा करता है कि वो जो उसके सदस्य होते हैं उसके साथ होते हैं वो तो अलग क्लास होती है, और जो उसके खिलाफ होते हैं, जो उसके सदस्य नहीं होते वो दूसरी क्लास होती है, उनका झगड़ा चलता है, वो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो 70 वर्ष तक ये यही रहे, इससे नीचे नहीं आए। इससे नीचे नहीं आने के कारण से इनकी जो अपील थी मार्क्स की वो खत्म हो गई। तो माना गया कि मार्क्सिज्म का बहाना लेकर एक पॉलिटिकल पार्टी सत्ता पर काबू कर लेती सत्ता को, और प्रजातंत्र को, उदारवाद को खत्म कर देती है, और एक जो पार्टी के मेंबर्स है, सदस्य हैं, वही शक्तिशाली रहते हैं और वही शक्ति को एंजॉय करते हैं, वो अपनी शक्ति को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। इसके कारण से मार्क्सवाद जो 19वीं शताब्दी में आरंभ हुआ और 20वीं शताब्दी के 1990-91 तक चला, उसके बाद वो एकदम से खत्म हो गया। अब देखते सोवियत यूनियन टूटा, 15 नए कंट्रीज बन गए, फिर वो दूसरे कंट्रीज थे 15 बने, उनमें भी दूसरे यूगोस्लाविया वगैरह, चेकोस्लोवाकिया, वो भी टुकड़े हो गए। तो पूरा ईस्टर्न यूरोप एक अलग तरह से बन गया और उससे नई समस्या पैदा हुई जो हम इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। तो पूरी दुनिया में चाइना बचा था एकमात्र बड़ा कंट्री जो साम्यवाद की बात करता था, वो पूरी तरह कैपिटलिस्ट हो चुका है। तो वहां साम्यवाद का मतलब यह है कि दूसरों को चुनाव मत लड़ने दो, कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव रहेगी जीत के, और वो कैपिटलिज्म उसने क्रिएट कर दिया, स्टेट कैपिटलिज्म जिसे कहा जाता है वो बन गया। तो मार्क्स के विचारों का डिस्टॉर्शन हो गया, और वो इसलिए हो गया कि वो लोग, ये ह्यूमन वीकनेस है। मार्क्स मनुष्य के, उसने सिर्फ वर्गों की बात की, स्ट्रक्चर्स की बात की, मानवीय मन को वो नहीं समझ पाया, साइकोलॉजी में बहुत वीक था। तो वो क्या मनुष्य है, इसलिए गांधी की हम बात करते हैं, वो कहते हैं हृदय परिवर्तन करो, स्ट्रक्चर के परिवर्तन करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोग अगर वैसे ही हैं तो स्ट्रक्चर करने से क्या होगा, लोग तो वैसे ही है, तो उसका उपयोग कर लेंगे, मिस यूज कर लेंगे। जैसे कानून बनाने से कोई समस्या समाधान थोड़ी होता है, थोड़े दिन होता है, फिर कानून का तोड़ निकाल लेते हैं लोग, उसका क्या करें आप। तो मन में परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए, गांधी जी का कहना था, वो सही था। कार्ल मार्क्स ने मन की बात नहीं की, इंडिविजुअल की बात नहीं करी, उसने कहा वर्ग संघर्ष होगा, ये हो जाए, उसने पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। और इसमें बहुत अच्छा उसने बातें कही। उसकी हालत ये थी कि उसके जो नए विचार दे रहा था तो वो किताब छापने को तैयार नहीं था। ये जो उसकी जर्मन आइडियोलॉजी है, क्रिटिक होता, ये छपी नहीं किताब है उसके समय में, ये देखे 1933 में आई, 1891 में आई, तो किताबें छापने को तैयार नहीं था कुछ। थीसिस ऑन फ्यूर पे भी 1888 में आई अलग, क्योंकि वो नया क्रांतिकारी विचारक था, ये उसका महत्व था। तो चलिए, ये 20वीं शताब्दी के विचारक हो गए आपके कितने, 14। मैंने 25 की बात की थी, आज हम इतना ही करते हैं। बाकी बचे हुए जो 11 विचारक हैं वो कल करेंगे हम, जो 15वां से 25वें तक के विचारक हैं।
ठीक, नमस्कार।